बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इलेक्शन स्पेशल और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं इसार राना साहब, सीनियर तज्जियाकार। आज के प्रोग्राम में बात होगी कि ये हफ्ता गहमा गहमी कैसी रही इलेक्शंस को लेकर। पीपल्स पार्टी को देखा देखी, नून लीग भी काफ़ी मैदान में है, जलसे कर रही है, तनकीद के नश्तर चलाए जाने दोनों पार्टीज़ की जानिब से, और तो और मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया गया है। दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दिया और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर नून लीग ने बिल आखिर अपना मंशूर पेश कर दिया है। और उसके अलावा बात होगी कि आज़ाद उम्मीदवार कितनी अहमियत रखते हैं इस बार इलेक्शन 2024 में, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी लाहौर में मौजूद क्यों है, कराची और सिंध में क्यों नहीं। बात करते हैं इसार साहब से। इसार साहब, सबसे पहले तो नून लीग जो है अपना मंशूर पेश कर चुकी है। कल इलेक्शन में सिर्फ 11 रोज़ बाकी रह गए हैं। सीधा पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो नैब को खत्म, करप्शन के खिलाफ दीगर इदारों में बहाल किया जाएगा, पंचायत सिस्टम की बात कर रहे हैं, ई कोर्स का क़याम और 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां। क्या लगता है ये वादे, ये दावे पूरे कर पाएंगे? देखिए, जो होता है ना मंशूर, वो होता है अवाम के लिए। उन्हें बताया जाता है कि जी हम अगर कामयाब हो गए तो क्या करेंगे। अब इस मंशूर की खूबी देखें कि इसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि हम नैब ख़त्म करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि नैब का आम आदमी से, ये 24 करोड़ गरीब लोगों से, भूखे नंगे लोगों से क्या ताल्लुक़ है। नैब का ख़त्म होने ना होने से पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा है। तो असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर का जो सबसे अहम हिस्सा नैब का ख़ात्मा है, वो इट्सेल्फ ताकतवरों उमरा के लिए और खुद अपने लिए है। बिल्कुल ठीक है ना। जो लुटेरे हैं वो ये चाहते हैं कि अदालतें बंद हो जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम पे कोई हाथ ना डाल सके, वो ये चाहते हैं कि जनाब अली हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो उनके जो मंशूर का ये पहला हिस्सा ही नैब का खात्मा बड़ा दिलचस्प है। एक्चुअली वो ये बता रहे हैं कि अवाम जाए भाड़ में, हमारा फ्यूचर सेफ है। हम किस तरह सेव कर सकते हैं, हाँ, हम अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं और कोई आइंदा से नैब आके हमारे गिरेबान में हाथ ना डाले। बिल्कुल। तो चले फिर, अगर यही करना है कि नहीं नैब हाथ डालती, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जो मंशूर आपने पाकिस्तानी कौम को दिया है, आप 1981 से पाकिस्तान की सियासत में हैं, ऐसे ही 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, 7 बार दोनों भाई वजीर आला बन चुके हैं, पंजाब में मुस्तकिल उनका हिस्सा रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप ये मंशूर उठा के देखें ना, जो इरफान सिद्दीकी साहब की मारकातुल लारा काविश करार दिया जा सकता है, इसमें जो पाकिस्तान को दर हकीकत दरपेश चैलेंजेस हैं ना, उनमें किसी एक का भी जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पे हम अपना एनर्जी बहरान कैसे ख़त्म करेंगे, हम अपने जो हम पे कर्जे हैं उनको हम कैसे ख़त्म करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, हम अपनी इंपोर्ट को कैसे कम करेंगे। तो ये एक लॉलीपॉप टाइप चीज है जो पाकिस्तानी कौम को हर बार मिल जाती है। इरफान सिद्दीकी साहब ने तो ये भी कहा है कि हमने दिन रात की मेहनत से जो है वो इतने इदारों को मिलवा कर जो है हमने ये इस पर काम किया, इस मंशूर को पेश किया। तो क्या लग रहा है आपको? इरफान सिद्दीकी साहब देखें, मेरे बुजुर्ग हैं और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ दिल से। और उनके कालम निगार अमूमन वैसे तो सबको ही पता होता है कि वो उसका टिल्ट किस तरफ है और वो क्या उसकी फिलॉसफी है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का कालम तो बगैर पढ़े मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या कहा होगा। उनका तो बिल्कुल क्लियर विजन है। तो अगर ये दिन रात की मेहनत है तो फिर मैं यही कहूंगा कि उन्हें मजीद मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो सारा कॉपी पेस्ट है। वो सारी चीजें आपने दोबारा दोहरा दी हैं थोड़े से अमेंडमेंट्स के साथ, जो हर साल पेश किया जाता है। लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल था वो यही था कि भाई आप ये बताएं कि पाकिस्तान जो कर्जों में डूबा हुआ है ये खत्म कैसे होंगे। हमारी एक्सपोर्ट जीरो हो गई है, हमारे सनत पाकिस्तानी होकर रह गई है, हमारे जनाब अली इंपोर्ट में आप अंदाजा करें $6 बिलियन का सालाना हम सिर्फ खुर्दनी तेल मंगाते हैं, 5 बिलियन की हम सिर्फ दालें मंगाते हैं। वो मुल्क जो ज़राई मुल्क है, आप बताएं कि आप उनका कैसे उनको कंट्रोल करेंगे। कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक चीज है, तो लाहेमल बनाया होगा ना, बनाया है ना, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल बनाया, नैब के नैब का खात्मा कर दो। हाँ, ना ढोला उसी ना रोला उसी। बिल्कुल। तो वो नैब का उन्होंने बना लिया।
अच्छा इसार साहब, ये जो स्लोगन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लोगन है कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो क्या नवाजने की बात हो रही है? अच्छा, अगर आप इसको गौर से सुने, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो, यानी मियां नवाज शरीफ दे दो। अच्छा, अब ये सवाल मुझे तो नहीं लग रहा कि आवाम से हो रहा है, ये सवाल तो उन लोगों को से हो रहा है जिन्होंने कोई चीज उठा के किसी को देनी है। और नवाजने का मतलब होता है किसी चीज को मेरिट से हटके किसी को देना। मैंने आपको खिलत नवाज दी, बादशाह सलामत कहते थे हमने तुम्हें खिलत से नवाजा, यानी कि बादशाह सलामत ऊपर बैठे हुए किसी को भी खुश होकर कुछ चीज देते हैं, कोई खिलत दे देते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल बादशाह सलामतों से उनका मुतालबा है। अब आज एक नवाज दो क्या बेहतर नहीं होता? क्या अगर अवाम भी ये कह दें कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान को माफ कर दो, बख्श दो, बिल्कुल ठीक है ना। तुमने 3 दफा वजीर आजम रह के पाकिस्तान को 4 दफा IMF के कदमों में बिठाया जाके, पाकिस्तान के अंदर तारीखी शरह सूद के ऊपर कर्जे लिए गए नवाज शरीफ दौर में। तो फिर आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है वो आप देख लेना, वो पिछले 35 सालों की कंटिन्यूटी है, जिसके बाद हम यहाँ आके खड़े हुए। तो मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशें तो जाहिर है। मरीम नवाज तो कहती हैं नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान को बचाने आए हैं। नहीं, मुझे बताएं कि डुबोया किसने था? बचाने तो आ गए हैं आप, तो डुबोया किसने था? ये 17 माह की हुकूमत ने, जो शहबाज शरीफ साहब की थी, साग डार उसके वजीर खजाना थे, ठीक है, किसने डुबोया था पाकिस्तान को? किसने 17 महीने के अंदर ये पाकिस्तानी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया? और उससे पहले भी आ जाए, इमरान खान के दौर में भी कोई आइडियल वो नहीं थी, ठीक है, उसमें कोविड आ गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह गई, फिर भी उसने किसी तरह भी चीजों को कंटिन्यू किया। और जब उसने छोड़ा तो खजाने में 20-25 बिलियन डॉलर भी मौजूद था, सारी चीजें थी। अचानक आपने आके ऐसा क्या बेड़ा गर्क किया? तो देखिए, मैं बार बार एक बात आपको मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का समर है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जिसके बेटे पाकिस्तान से बाहर है, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना, जिनका कारोबार पाकिस्तान से बाहर है, जिनके घर बंगले एवन फील्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनका कारोबार पाकिस्तान, उनका पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में है तो उनकी ये 20-25 करोड़ कीड़े हैं जिनके ऊपर वो हुकूमत। तो इसार साहब, नवाज शरीफ तो कहते हैं कि 2013 से 2017 तक मेरा दौरे हुकूमत था, उसके बाद को तो मैं मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानते? अपने भाई को नहीं मानते? भाई से कुट्टी हो गई है उनकी, तो ये तो सोचना चाहिए। उनकी बोलचाल बंद हो गई थी। यही साग डार जो अब वजीर खजाना बनेंगे, क्या उस टाइम वजीर खजाना नहीं थे? क्या उन्होंने कल की गुफ्तगू के अंदर ये कहा नहीं कि हाँ मैं मियां शहबाज शरीफ साहब से मुकम्मल राब्ते में था और मेरे कहने पे वो सब कुछ करते थे? तो एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की तबाही में भरपूर किरदार अदा किया, अगर हम उसे चौथी दफा देखें, उनके रास्ते के सारे कांटे दूर हो चुके हैं। स्मूथ वे मिला उनको आने के लिए। अगर सिर्फ माहौल बनाए लैंड करने से लेकर और अभी तक स्मूथ वे जा रहा है उनका, बिल्कुल। और सिर्फ माहौल बनाए रखने के लिए बिलावल भुट्टो को मैदान में उतारा गया है और उन्हें कोई संजीदा नहीं लेता, ठीक है ना। अगर वो भी चुप हो जाएं तो मुझे बताएं इंतखाबी माहौल कैसे नजर आएगा? कोई बोलने वाले नहीं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जंग उसमें रिंग के अंदर खड़े होकर हवा में मुक्के मारेंगे? तो एक बंदा तो चाहिए होता है, सॉरी, एक बंदा चाहिए होता है, तो वो बिलावल भुट्टो की शक्ल में इनके पास मौजूद है ताकि इंतखाबी रंग रहे। अच्छा, बिलावल की बात हो रही है, इसार साहब हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने। शर्मिला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि क्या समझती हैं आप कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उन्होंने भी पेश कर दिया है, नून लीग के मंशूर से कितना अलग और कितना बेहतर है? देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी के मंशूर का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का मंशूर एक अवामी मंशूर है और वो मंशूर उन तमाम मसाइल की बात करता है जो इस वक्त एक आम आदमी को दरपेश है। इसी तरीके से वो मंशूर वो सलूशंस भी दे रहा है जो इन मसाइल के हल की जानिब जाती हैं। और पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा गरीब लोगों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया और हमेशा अपने वादे निभाए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जो उन्होंने सिंध में ऑलरेडी शुरू नहीं किया हुआ हो। पीपल्स पार्टी की नीयत है
पीपल्स पार्टी का जज्बा है और पीपल्स पार्टी की खिदमत आवाम के सामने है। और हम समझते हैं कि नई क़यादत जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिसे लीड कर रहे हैं, वो एक नई सोच को जन्म दे रहे हैं जिसमें कोई नफरत नहीं है, कोई गालम गलोच नहीं है, किसी को जेल में डालना नहीं है। और वो बात कर रहे हैं एक अवामी मुआहदे की, एक ऐसा मुआशी मुआहदा जो हम सब चाहते हैं, क्योंकि जिससे बेरोज़गारी, गुर्बत और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बेहतरी आएगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को फंड करेंगे। एक बड़ा डिटेल्ड मैनिफेस्टो है। ठीक है शर्मिला साहब, मैं इशारा अर्ज कर रहा हूँ। कल बिलावल साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भुट्टो की बेटी पे जो जाली मुकदमात बनाने वाले थे उनकी अपनी बेटियों पे भी मुकदमे बने, तो ये बात शर्मिला साहब 17 महीने बिलावल साहब को क्यों नहीं याद आ सकी? देखिए जी, हम भूले तो कभी भी नहीं ये बात। अच्छा। लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर जब हम पीडीएम में साथ बैठे और हमने पीडीएम बनाया, पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने एक तरफ रख दी और हमने मुल्की मफाद की खातिर एक दूसरे के साथ चलने का अज़म किया। ये बातें तो उस वक्त भी याद थी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़ जमहूरियत लंदन में किया मियाँ साहब के साथ। आप समझते हैं कि क्या चीज़ें हम भूल गए थे? क्या चीज़ें तल्ख़ हकीकतें नहीं हैं? क्या ये माजी की वो ऐसी रंजिशें हैं जिसको अगर हम आज भी दिल में लेके बैठे रहें तो हम तो फिर एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगे। और ये मुल्क के मुफाद की खातिर अगर हमने आगे साथ चलना है तो हमें तो इन चीजों को रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि जल्दी आपसे कुछ चीजें पूछ लूं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कल परसों बिलावल साहब ने कहा कि मैं आया तो माओ बहनों बेटियों को जेलों में नहीं डालूंगा। एक्चुअली क्या वो ये एतराफ कर रहे हैं कि इस वक्त वाकई ऐसा हो रहा है कि खवातीन को जेलों में बंद कर दिया गया है और वो इनडायरेक्टली इस बात का एतराफ कर रहे हैं? देखें जी, इस वक्त जो भी मुकदमात और जिन मुकदमात में खवातीन, ये सारी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं ना, और ये जेलों में तो हैं। और पीपल्स पार्टी की ये रिवायत रही है, पीपल्स पार्टी तो किसी भी सियासी कैदी को जेल में नहीं रखता। पीपल्स पार्टी की अगर आप हुकूमत उठा के देख लें 2008 से लेके 13 तक, तो एक भी सियासी कैदी नहीं था, ना कोई सियासी मुकदमात बनाए। तो पीपल्स पार्टी की तो ये रवायत ही नहीं है। और बिलखुसूस हम तो चादर और चार दीवारी का बहुत ही पास रखते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ ना। हमारे साथ क्या हुआ, हमारे वक्त के अंदर जब हम ऑपोजिशन के अंदर थे फरियाद तालपुर को भी जेल में डाला गया, मरीम नवाज को भी जेल में डाला गया। तो ये रवायतें किसी ने तो डाली है ना, और पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी सियासी कैदी को जेल में रखना या सियासी मुकदमात बनाना, ये तो पीपल्स ना तो नवाज शरीफ 16 माह की पीडीएम की हुकूमत को मानती है, ना ही पीपल्स पार्टी। ऐसा क्यों है? आपको आवाज आ रही है शर्मिला साहिबा? जी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि ना तो नवाज शरीफ की हुकूमत जो है पीडीएम की हुकूमत को मानती है, 16 माह की कारकर्दगी को मानती है, ना ही पीपल्स पार्टी मानती है। ऐसा क्यों है? नहीं जी, ऐसी बात हरगिज नहीं है। मियाँ साहब क्यों नहीं मानते, ये उसका जवाब तो वही देंगे क्योंकि उनके भाई वजीर आजम। हम तो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमसे हमारी जो 10 वजारतें हैं उसके हवाले से आप जवाब दें ना। आप हमसे वजीर आजम की पॉलिसीज का तो जवाब ना लें, जो वजारतें पीएमएलएन के पास थी उनका तो जवाब ना लें। हम अपनी 10 वजारतों के बारे में जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और बताइएगा कि आपने कहा कि ये तमाम इख्तलाफात आप दोनों जमातों में थे और अभी भी हैं, मुल्की मुफाद में आप कटे हुए, तो क्या इलेक्शन के बाद ये मुल्की मुफाद एक दफा फिर आ सकता है? देखिए जी, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब पहले कह चुके हैं कि कोई भी जमात अकेले हुकूमत नहीं बना पाएगी। जो नजर आ रहा है मुल्क में मुख्तलिफ जमातें हैं सब कहीं ना कहीं से अपनी सीट्स लेके जाएंगे। तो आगे भी जो हमें नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी। कोलिशन गवर्नमेंट में तो फिर सबको साथ मिलके चलना पड़ता है। अब आगे क्या होता है, कौन मिलके हुकूमत बनाता है, कौन नहीं बनाता। शर्मिला साहबा, मरीम नवाज कहती फिर रही हैं कि मेरे बाबा के तो 1500 मंसूबे में गिनवा सकती हूँ, पीपल्स पार्टी वाले कितने गिनवा सकते हैं? मनाजरे का चैलेंज भी दिया है दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को। देखिए जी, मनाजरे का चैलेंज तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया है कि वो सिंध में आके, खैरपुर में आके हमारे साथ मनाजरा कर लें, सेहत के हवाले से, चाहे वो थरकोल के हवाले से हो, बहुत सारी चीजें हैं। इस पे तो अगर बैठे तो बड़ी लंबी तवील बात हो सकती है। सिंध के अंदर जो अस्पताल हैं, चाहे वो कंफर्ट हो, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ हो, इसके मयार का कोई एक भी अस्पताल ना पंजाब में है ना किसी और
सूबे के अंदर है। तो हम तो ये कहते हैं कि आए हमसे मनाजरा करें, बात कर बिल्कुल लेते हैं। ठीक। शर्मिला साहब बहुत शुक्रिया। बस ये कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आए तो वहाँ गटरों के ढक्कन जरूर लगवा दीजिएगा और वैक्सीन वगैरह भी तैयार रखिएगा, कहीं खुदा ना खास्ता इमरजेंसी ना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। इसार साहब बताइएगा कि लाहौर में पीपल्स पार्टी बड़ी इन नजर आ रही है, क्या लगता है आपको कि उनको यकीन हो चला है कि जो अगर हमें विफाक में हुकूमत बनानी है हमें लाहौर को टारगेट करना है? कराची और सिंध में तो नजर ही नहीं आ रही पीपल्स पार्टी उस तरीके से मुतहरिक नहीं है। ये जो एक जुमला है ना कि तख्ते लाहौर की जंग, बिल्कुल एक्चुअली ये सुबाइयत फैलाने की एक सबसे बड़ी साजिश है और पंजाबी एलीट क्लास जो है इनडायरेक्टली उसकी ताकत का एतराफ होता है। जब हम कहते हैं तख्ते लाहौर, हम ये कहते हैं कि जो लाहौर है वो ताकत का मंबा है। वो क्यों कहते हैं? देखिए, एक वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से वजीर आजम, उनके भाई वजीर आला पंजाब लाहौर से, स्पीकर कौमी असम्बली लाहौर से, वजीर खजाना लाहौर से, वजीर रेलवे लाहौर से और 3 4 5 वजारतें लाहौर से। तो वो एक तासुर ये बन गया कि लाहौर पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ खानदान की वजह से ये तासुर बना, वरना तख्ते लाहौर कोई चीज नहीं है, तख्ते इस्लामाबाद है सब। ये जो तख्त सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये सारे जाके तख्ते इस्लामाबाद के आगे ढेर हो जाते हैं और असल तख्ते इस्लामाबाद है। अब इमरान नवाज शरीफ वो आसिफ बिलावल भुट्टो क्या कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो एक्चुअली उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर हमने पाकिस्तान की कौमी सियासत का हिस्सा बनने रहना है तो हमें पंजाब और खुसूसन लाहौर में अपनी अपीयरेंस जो है उसे बहुत अच्छा कर रहा है। बिलावल बड़े अच्छी तरीके से अपनी इनिंग खेल रहे हैं। उन्होंने वहां अहले तशी को अपने साथ मिलाया है, वहां पे क्रिश्चियंस की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे उन्होंने उन लोगों के साथ अपने राब्ते बढ़ाए हैं, नाराज जालों को मनाया है। कुछ पीटीआई के वर्कर जो ये समझते हैं कि शायद उनके कैंडिडेट इतना खुल के ना आ सके, वो मियां नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में बिलावल के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि वहां पे बिलावल साहब के साथ सामने जो कैंडिडेट खड़ा है वो बड़ा ही माठा है। अतः तारड़ मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े होकर तो जो मर्जी कर लें, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको इतना पसंद नहीं किया जाता। तो मुझे तो ये भी पता चला है कि वहां पे पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में बड़े सरदारी जो है आजाद उम्मीदवारों में भी काफी इंटरेस्टेड है उनको अपने साथ मिलाने में। वो तो पहली दफा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगर माजी देखें तो हॉर्स ट्रेडिंग, प्रॉपर हॉर्स ट्रेडिंग का आगाज करने वाली ये दो जमातें हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगा बनाया और वहां अरकान असेंबली को रखा गया, वहां उन्हें हर तरह से, आपको मैं बता नहीं सकता कि शौकीन मिजाज अरकान असेंबली के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई, जो सर हमारा शर्म से झुक जाए अगर हम वो पता कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें अरकान असेंबली की खिदमत में पेश की गई। और यही मरी में हुआ जब पीपल्स पार्टी अपने बंदे लेगी। तो इस बार भी आजाद उम्मीदवारों को भाव लगेगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और उनको अपने साथ लाने की कोशिशें की जाएंगी। हाँ, हर माल मिलेगा दो आने, ये घुघू घोड़े दो आने, ठीक है। ये सब जो है ना, ये सब बिकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब आप क्रिकेट देखें ना, तो क्रिकेटर्स के यहाँ पे वो जो बेट कंपनी है ना, जो जुआ कराती हैं, उनके स्टिकर लगे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक जुए को कानूनी शक्ल दे दी गई। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतों ने हाउस ट्रेडिंग को कानूनी शक्ल दे दी। जब अब एक बड़ी पार्टी से उसका बल्ला का निशान छीन लेंगे और उन्हें कहेंगे कि आप आजाद लड़ें, तो आजाद कामयाब जब वो हो जाएंगे तो फिर उनकी कीमतें लगेंगी। तो इलेक्शन कमीशन भी मुहाफिज है और अदालतें भी मुहाफिज। बिल्कुल साहब, आजाद उम्मीदवारों पर फर्दर पे डिस्कस करते हैं यहाँ ब्रेक का। आप देखते रहिए इलेक्शन स्पेशल। वेलकम बैक। और बात करें हम इलेक्शंस के हवाले से, इसार साहब काफ़ी जो है खुलकर मनाजरे का भी चैलेंज दिया गया और तुंदो तेज़ जो है वो तनकीदी नश्तर भी चलाए जा रहे हैं। बिलावल के बाद अब मियां नवाज शरीफ भी खुलकर सामने आ गए हैं, खुल के बयान दे रहे हैं। देखिए, एक तो मुझे मनाजरे के लफ्ज़ पे बड़ी हैरत है, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान जो हमारी हिस्ट्री है उसमें मनाजरा दो उलमा के दरमियान होता है और वो दोनों जय्यद उलमा होते हैं। एक किसी कई मसले पे वो आपस में डिबेट करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इन दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है और ये कौन से जामिया अज़हर से पढ़ के आए हैं या ये क्या कहते हैं
जो मौलाना फजल रहमान साहब का इस इंडिया में मदरसा है जिसमें अमूमन पाकिस्तान के परचम नज़र आतिश कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें होती हैं JUI इस्लाम इंडिया में, तो ये मुझे नहीं पता। अब आ जाए मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात पे, वो ये तो बड़े अभी भी दबे दबे लहजों में मजबूर हैं, उफल्ला कुछ कह नहीं सकते वाली बात है, और वो शब्बो कुछ कहना चाहती है और शब्बो कह नहीं पा रही है, ये पाकिस्तानी फिल्मों के अंदाज में। लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा ये जो पठान है ये बड़े बेवकूफ़ होते हैं। अब एक ऐसा शख्स जिसके नाम के साथ जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, और तख्ते लाहौर और पंजाब की सियासत और लाहौर के एक पूरा जत्थे के साथ और पंजाबी एलीट क्लास जो है उसके साथ मिलके पाकिस्तान पे रूल करने के निशानात हैं, और अब मौजूदा दौर में वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडला प्लस हैं, जैसे इमरान खान के लाडला प्लस थे ना वो, उस तरह अब उनका ये बयान उनके लिए KPK में मुश्किलात खड़ा करेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पठान भाई हैं वो बड़े गैरतमंद लोग हैं और उनकी गैरत पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती बिल्कुल है। इसार साहब, JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करें। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, वो आपने अचानक हमारे साथ चूंकि ज्वाइन किया तो वहीं से बात शुरू करूं। ये मियां साहब को क्या जरूरत पड़ गई थी सर ये कहने की कि पठान बेवकूफ होते हैं और वो माजी में भी ये वो, तो क्या आप समझते हैं कि मियां साहब को थोड़ा सा जिनको कहना चाहते हैं उनको कह नहीं सकते, तो जिनको नहीं कह सकते उनको कह रहे हैं, ये क्या कोई मुझे समझ नहीं आई थी इस बात की। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी को बेवकूफ कहा है, अगर बेवकूफ कहा है तो बहुत गलत कहा है। कोई बेवकूफ नहीं होता, बल्कि मेरा ख्याल है कि पठान ज्यादा होशियार होते हैं, सबसे ज्यादा अक्लमंद है। आप देख लीजिए इसमें मौलाना पठान है, और मौलाना पठान है और उसकी अकल का अंदाजा करिए कितना अंदाज पूरी जो ना उसने कंपेन 18 के बाद जो PTI के अगेंस्ट चलाई है, और PTI को टॉपल करने में मेन किरदार ही मौलाना साहब का है। ठीक है, बाकी अच्छा सर ये बताएं कि JUI सर उस तरह नहीं आ रही जिस तरह माजी में अपनी कंपेन करती रही है, उस दबंग अंदाज से नहीं आ रही, तो क्या वजह है कि आप लोग थोड़ा सा बैकफुट पे हैं? बैकफुट पे देखिए पहुंचा दिया गया है। 80-85 लोग एक जगह पे मारे, हमारे 200 के लगभग उसमें शहीद हुए, फिर हमदुल्ला पे हमला, फिर अकबर पे हमला, फिर एक कारी साहब पे हमला, अभी कल भी जो ना वो कराची में किसी हमारे साथी के ऊपर किया गया। मतलब मुख्तलिफ जगहों पे हम पे हमले और हमारी जान को खतरे में डाला गया। फिर मौलाना साहब को अभी तक जो है ना 12, 13, 14 जो है एडवाइजरी नोट्स जारी कर दिए गए, उनके बेटे को कर दिए गए। तो जाहिर है जो कंप्लेन को जो लीड करना था मौलाना ने करना था, या जिस तरह से लीड करना था वो उस तरह से जो है ना उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर दें तो कुछ ना कुछ फर्क तो नजर आएगा ना। पीपल्स पार्टी भी सर यही क्लेम कर रही है, आप भी कर रहे हैं, PTI तो खैर चलें, हुक्का पानी बंद हो गया पाकिस्तानी सियासत में, उसका मियां साहब अकेले नजर आ रहे हैं, तो आप भी इस अमल को खुशदिली से तस्लीम कर लेंगे कि एक पार्टी को तमाम पार्टियों को दबा के आगे ले आया गया, तो आने वाले दिनों में शर्मिला फारूकी साहिबा के मुताबिक कौमी मुफाद में आप भी फिर इकट्ठे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ हमारे साथ एक बात नहीं है, इसके साथ दूसरी बात भी है। दूसरी जो है ना वो मामला ये है कि इस वक्त चूंकि हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं हर हल्के में, ऑलमोस्ट 400 के लगभग हल्के हैं, उसमें उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का अमल जारी है। और चूंकि मैं लीगल साइड देखता हूँ तो वो फिर कंप्लेंट्स जो है ना वो सारी मेरे तक आती हैं और फिर आगे फॉरवर्ड होती हैं, तो उनके रास्ते में जो है ना वो रास्ते रोक के दूसरी तरफ जो है ना वो फ्लो दूसरी तरफ किया जा रहा है। और ये मैंने कंप्लेन मौलाना साहब से भी की है कि इस तरह से ये हमारे साथ ये वाकयात पेश आ रहे हैं लोकल सतह पे। इसके पीछे कौन है, जाहिर है बगैर किसी की मंशा की इस तरह से नहीं हो सकता, तो मैंने अपने के लिए शिकवे जो है वो ऊपर अपनी क़यादत को पहुंचा। अच्छा कामरान साहब, नवाज शरीफ ने कहा है कि 2013 में मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि KP की हुकूमत गिरा देते हैं, बड़ा इंकशाफ किया है, तो 2013 में ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी? जी उसमें ये था कि उसमें 2013 में गिराने की बात नहीं थी कि अब कोई अल्टरनेटिव जो है वो गवर्नमेंट बन सकती थी, वो गवर्नमेंट बनाने की हमने तजवीज दी थी। अपने नवाज शरीफ साहब को अब याद आया तो 11 साल के बाद
ये हमने कहा था कि हमें आप दें, कोर्स दें, हम आपको हुकूमत बना के बताते हैं। अब उनको 11 साल के बाद जो है ना वो मौलाना की फरासत का यकीन आया है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करना था। अब ये तो वैसे तो मौलाना साहब इसका जवाब दे सकते हैं। अभी उनका एक बयान में पढ़ा था कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो खासी गैर शरई है। माजी में भी वो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कह चुके हैं औरत की हुक्मरानी पे। इस बार अगर मरियम साहिबा जैसे कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है कि उनके नाम पूरा निकल आए, तो JUI उनकी क़यादत में काम करने के लिए तैयार है? JUI सिर्फ मौलाना की क़यादत में काम करने के लिए तैयार है। किसी के साथ इल्हाक हो सकता है, किसी की क़यादत हम तस्लीम नहीं करते। बतौर वजीर आजम उन्हें तस्लीम कर लेंगे वैसे आप चलते हुए? वजीर आजम वो नहीं बन रही। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो इसार साहब एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि 1985 में गैर जमाती इलेक्शन की तरफ दौड़ा चला था, तब भी आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन तब तादाद थी 1088 और इस इलेक्शन में 3248। तो क्या लगता है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन 2024 में किंग मेकर साबित हो सकते हैं? हाँ, 1985 में पाकिस्तान की जो आबादी थी वो भी मेरे ख्याल 14-15 करोड़ के लगभग थी, 16-17। अब माशाल्लाह हम 24 करोड़ में किसी चीज़ में तरक्की करे ना करे, आबादी में हमने बड़ी तरक्की की है। ये जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि फिगर जो है 24 करोड़ से कहाँ तक पहुँच गया होगा। तो अब एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर एक ऐसा मुल्क जिसमें एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी को आपने उसका रास्ता ही बंद कर दिया और उसके उम्मीदवारों को इधर आना पड़ा। मैंने आप शायद अपने ही इसी प्रोग्राम में कहा था कि PTI ने अपने उम्मीदवारों से कुरान पाक पे हल्फ लिया है और वो उनकी वीडियोस बनाई है, ठीक है ना। मकसद ये है कि जब ये बिकें तो ये वीडियोस दिखा दें, पता हो। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर इखलाकियात कोई मैटर कर रही होती तो अदालतों के अंदर बाकायदा पैसे लेके झूठे गवाहियाँ देने वाले ना होते, और वो भी तो हल्फ देते हैं और हाँ कहते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और मैं हल्फ देता हूँ, ये वो ना। सो पाकिस्तान में जहाँ पे इखलाकियात का आलम ये हो गया हो कि जो दो जमातें 1990 से आपस में गेंद को बुली करती हैं, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, फिर बीच में कहीं कोई गब्बर सिंह आ जाता है तो ये फिर आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, नहीं तो फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे को। अब देखें ना कितनी अहमकाना माहौल है कि वो दो जमातें आज शहबाज शरीफ साहब कल बिलावल के ऊपर तनकीद कर रहे थे ऐसे, ठीक है, और बिलावल उन पे कर रहे थे, और ये 17 महीने बिलावल शहबाज शरीफ के पीछे फाइल लेके खड़े हुए थे और बिलावल साहब कहते थे कि शहबाज शरीफ जो है ये तो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम ज्यादा है नून लीग के निस्बत, मैं उनसे सीखूंगा और मैं उनसे सीखूंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर सीखा, उन्हें जहाज पाकिस्तानी मिल गया, पूरी दुनिया की उन्होंने सैर सपाटे किए, पूरी दुनिया के अंदर वो गए जहाज में, पाकिस्तानी अरबों रुपए उस इनके 17 माह पे दौरों पे खर्च हुए, और नतीजा ये निकला कि कल ईरान में, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि 9 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया गया दहशतगर्दी में। यानी ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा, तमाम तर मुस्लिम मोहब्बत और तमाम तर हमसायगी के बावजूद वो नहीं खड़ा। ये हम अपने जो ताल्लुकात हैं सिफारती उसको बरकरार रखना हमारी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, अदरवाइज तो हम दोनों इस टाइम दो मुख्तलिफ पेज पे खड़े। अफगानिस्तान दूसरे पेज पे खड़ा है, वो हमारे साथ नहीं है। हमने उनके लिए जितनी कुर्बानियां दी, हमने 1 लाख के करीब शहादतें दी, हमने बिलियन ट्रिलियंस डॉलर की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया उनके लिए। वो यहाँ आए, हीरोइन कल्चर, क्लाशनकोफ, अब फिर उसके बाद डॉलर की स्मगलिंग, गंदम की स्मगलिंग, फिर दहशतगर्दों के साथ मिलके वो हमारे साथ नहीं खड़े। इंडिया हमारा वैसे मुखालिफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। बांग्लादेश में जब तक हसीना वाजिद है पाकिस्तान के है, उनसे ताल्लुकात मुमकिन नहीं है। फिर आ जाए चीन से भी हमारे ताल्लुकात अब आइडियल नहीं है। गो अभी चीनी आला हुकाम पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं, आर्मी चीफ साहब से मिले। आर्मी चीफ साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑन ग्राउंड ये है कि हम अमेरिका के बहुत करीब हो गए, चीन हमसे दूर हो गया। CPEC इमरान खान पे इल्जाम लगता था कि उनके दौर में बंद हुआ,
लेकिन सीपैक तो फिर अभी भी वही के वही खड़ा है। तो हम इस नाकाम खारजा पॉलिसी और ये एक जिसे कहते हैं अटकल पच्चू किस्म की ताल्लुक सियासत की वजह से आज यहाँ पे हम खड़े हो गए आके। साहब, पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं पूरी दुनिया इसमें इंटरेस्टेड होती है, सबकी नजरें होती हैं पाकिस्तान इलेक्शन में क्या चल रहा है, कौन नया प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा। बैक टू द इलेक्शंस के इलेक्शन आइन के मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इलेक्शन रूल 2017 के रूल्स 94 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार जिस पार्टी के पास निशान नहीं है उसमें मर्ज नहीं हो सकता। अब ये एक डिबेट है और पीटीआई के जो वकला हैं उनका कहना है कि जी टिकटें तो हमने जारी की हैं तो वो हमारे ही उस पे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो किसी में भी शामिल हो। वो जो व्हाट आई एम सेइंग बिफोर के वो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता आपने खोल दिया है। तो वीडियो से कोई फायदा ना हुआ फिर तो नहीं, फायदा नुकसान बहुत सारी चीजें ना। इसमें एक बात समझें, जो फतह हमें लग रही होती है ना कि हमारी फतह हो गई और हमें ऐसा लग रहा होता है कि सामने वाला हार गया, तो कुछ अरसे बाद हमें अंदाजा होता है कि सामने वाला ही जीता था, हम हार गए, हम जीत तो गए थे लेकिन इस जीत में हारे। मियां नवाज शरीफ अगर आज हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी उसके बाद उनके साथ इक्तिदार में बैठ जाती है और फजलुर रहमान साहब भी इक्तिदार में बैठ जाते हैं, तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि ये लोगों अवाम को बेवकूफ बना रहे थे एक दूसरे के खिलाफ बयान देके। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस फतह के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत एक बंद गली में चली जाएगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे और अगर वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो सारी उम्र के लिए उन पर मोहर लग जाएगी। फिर सारी उम्र के लिए वो इस बात से बाहर नहीं निकल सकते कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के चौथी दफा वजीर आजम बने। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, वैसे तो पाकिस्तान में जो मेहरबान है वो जब चाहे किसी के गुनाह माफ कर दें, जब चाहे किसी को सजा दे दें, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल जो एनवायरनमेंट ग्लोबल वो चेंज हो जाए, अमेरिका में ट्रंप आ जाए और उनकी डिमांड पाकिस्तान से डिफरेंट हो जाए तो ये बाजी पलट सकती है। तो जब बाजी पलट जाएगी तो जो आज इस तरह करके जीते हैं, जो बब्बर शेर जेल में बंद औरतों का मुकाबला करने के लिए बढ़ के मार रहे, देखे ना बहादुरी की इंतहा है। उस संता सिंह ना राइफल लटका के कमरे में टहल रहा था ऐसे। अच्छा। तो किसी ने पूछा, मेरा दोस्त है, तो मैंने कहा संता साहब ये कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तू बाहर क्यों नहीं निकल रहे? कहते गली में एक बिल्ली बैठी है, मैंने उसको डर लगता है। ठीक है, तो ये वो प्लेयर हैं जिनके पास बंदूक भी है, बड़ी ताकत भी है और छोटी छोटी बिल्लियों से ये डर रहे हैं। ठीक है, और मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब, और मुझे हंसी आती है हमजा साहब पे कि ये रैलियां निकालते हैं और कहते हैं कि हम दुश्मनों तुम्हारा यूं कर देंगे, और जिनसे इनका मुकाबला है वो बेचारी जेल के अंदर बंद है। लेकिन सनम जावेद याद रखिएगा मरियम को सरप्राइज देंगी, और ये याद रखिएगा कि सनम जावेद ने इस हफ्ते के अंदर उस हल्के में जो कैंपेन कर देनी है ना, मरियम साहिबा को अपनी कैंपेन छोड़ के वापस लाहौर आना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़की इनके काबू में आने वाली नहीं है। बिल्कुल। और तीसरी बात ये कि वो अलहदा बात है कि आपके ऊपर चूंकि लिख दिया गया साड़ी गल हो गई है और आपकी गल हो गई है तो आपको अब किसी की परवाह नहीं है, तो फिर मैं कह नहीं हमजा की बात आप करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद को डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इसार साहब, बात हो रही थी हमजा की। इससे पहले हमजा को कल एक रैली में जो है वो जूता पड़ा है, देखा आपने वो वीडियो? मैंने देखी है, लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज करूं, वो हमजा साहब हो, वो नवाज शरीफ साहब हो, मरियम साहिबा हो, बिलावल हो, कोई भी हो, हमें अपनी अखलाकियात को नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। मैं इस बात को शदीद कंडेम करता हूँ और मैं इस पे बड़ा मैं एहतजाज करता हूँ कि ये सियासत नहीं है। बिल्कुल। कि आप इस सतह पे चले जाएं। कल मैं वो देख रहा था कि साद रफीक साहब के साथ भी मिस हैंडलिंग हुई है, कुछ और इलाकों में भी नून लीग के कैंडिडेट्स के साथ मिस हैंडलिंग हुई है। ये नहीं होनी चाहिए। सियासत कोई मौत जिंदगी का खेल नहीं है, इसमें आप अपने अपने नजरियात लेके और आगे बढ़ते हैं और आवाम से फैसला लेते हैं। इखलाकियात नहीं भूलनी चाहिए आवाम को। लेकिन चूंकि हम इखलाकी तौर पे तबाह हाल कौम है ना बिस्मा, लिहाजा
मैं मुझे नहीं पसंद आया ये इकदाम, और मैं इसकी डेफिनेटली इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर सियासतदान कहीं आवाम से बात करने पहुंचे तो आवाम को भी चाहिए कि आप अपना वोट ना देना उन्हें, बस खत्म हो गई बात, आप ना दे वोट, ये करना ये बहुत गलत है। लेकिन इसमें ना शायद कहीं एक चीज जरूर है कि जब आप बिल्कुल ही रास्ते बंद कर देते हैं ना तो मुजाहमत शुरू होती है। आप रास्ते बंद ना करें, प्रेशर कुकर के ऊपर जो सीटी होती है ना, टीटी टीटी वो कर रही होती है, ठीक है ना। कई पहले तो खवातीन समझती थी कि ये बड़ी बुरा है, प्रेशर कुकर हमें देख के सीटियां मारता है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सीटी अगर ना हो तो प्रेशर कुकर फट जाए। बिल्कुल। तो ये जो सीटी है ना ये बजती रहनी चाहिए, ऐसे ही है। अगर ये बजना बंद हो जाएगी, अलार्म बजना जरूरी है। अच्छा, इस हफ्ते एक और बड़ी हैपनिंग हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अब परवेज इलाही पंजाब असेंबली के हल्का PP 32 से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विफाक में तो नहीं, लेकिन पंजाब में इन रहेंगे। और सबसे बढ़ के सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, और भी लोगों को मिली। और मैं ये समझता हूं कि बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि परवेज इलाही गुजरात के अंदर जितने इस वक्त पॉपुलर हैं और उनके बेटे मोनस जितने पॉपुलर हैं, ये चौधरी और शुजात साहब की तो खैर अभी वो प्रैक्टिकल सियासत में वो हिस्सा लेने के काबिल नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप चिपके रहें, चिमड़े रहें, श्रेष लगा के जुड़ जाए कि बस अब हमने कुछ, जो लोग 2 कदम नहीं चल सकते वो मुल्क चलाने के लिए निकल पड़ते हैं। नए लोगों को आना चाहिए, नई नस्ल को आगे आना यही मैं कह रहा हूँ ना। और दूसरी चीज ये कि परवेज इलाही ने जितनी कुर्बानियां दे दी हैं अपने काज के साथ खड़े होके, वो उनका कद बड़ा है। उन पे जो ये एक छाप थी ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के सियासत करते हैं, उन्होंने पहली दफा रगड़ा खाया इस्टेब्लिशमेंट से और खा रहे हैं। और इस 70-72 साल की उम्र में उन्हें जिस तरह उठा के डाले में फेंका गया। हाँ। अच्छा, अब एक मिनट और लूंगा। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इनको का टॉर्चर क्या है? अगर आप इन्हें एक अच्छा साफ सुथरा कमरा दे दें, अच्छा साफ सुथरा वॉशरूम दे दें, पंखा भी उनके कमरे में लगाओ, ये उनके लिए टॉर्चर है। जो लोग सेंट्रली एयर कंडीशन में रहने के आदी हों, जिनके वॉशरूम भी सेंट्रली एयर कंडीशन हो, जिनके बेड भी जो है वो बाहर से मंगाए गए हों, उनके लिए ये सारी चीजें एक अजाब है। जो एक आम आदमी के लिए बड़ी बड़ी नेमत हो सकती है, उनके लिए अजाब है। और परवेज इलाही पिछले कई अरसे से इस अजाब से गुजर रहे हैं। तो जो उन्होंने गुजरा है, हमको भी इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, तो अब उन्हें सिला तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। इसार साहब, सनम जावेद वर्सेस मरियम नवाज और नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद, कौन किसको ज्यादा टफ टाइम दे सकता है? ना, यास्मीन राशिद ने इस हल्के से 90,000 वोट लिए थे नवाज शरीफ के खिलाफ। हाँ जी। और मैं चूंकि उस हल्के में रहा हूँ, मैं उस हल्के को बहुत अच्छी, नवाज वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, ओके, ठीक है। और हमेशा मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीती है। बिलाल यासीन वहीं मुकामी है और उनके लोगों से बहुत राब्ते हैं। लेकिन PTI इस बार वहाँ एक नए रूप में है। उसकी एक वजह यह है कि जब आप को पाबंद सलासल कर दिया जाता है तो हमदर्दी का वोट बढ़ता है। एक 72 साल कैंसर ज़दा औरत जेल से एक बब्बर शेर का मुकाबला कर रही है, जो गाड़ी में बैठ के वो पोपट खरीद लेके फिर वो कहते हैं कि 2 तुम खाओ 2 मैं खाता हूँ, यानी वो पिकनिक माहौल में है। और एक औरत वहां पे कैंसर से लड़ती हुई जेल के अंदर उसका मुकाबला कर रही है। दूसरी तरफ आलिया हमजा है, वो भी जेल में 2 बच्चों की माँ, ठीक है, और उसका मुकाबला हमजा शहबाज से है। आलिया हमजा जेल में बंद है, हमजा शहबाज साहब जब चाहे लंदन चले जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें मना के लाते हैं कि पुत्र कारोबार है साडा, इन्हें क्यों तबाह करना है, ठीक है। मरियम का मुकाबला सनम जावेद से है। सनम जावेद एक छोटी सी लड़की है, लेकिन उसके वो नाम के मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, वो हो गया। 9 मई का उन पे है, अदालतें अगर उन्हें कहती हैं कि ये 9 मई की जिम्मेदार है तो उन्हें सजा हो जानी चाहिए। और अगर नहीं होती तो वो ये बात लिख ले कि मरियम के जो मर्जी कर ले मरियम, सनम जावेद को वहां से हराना इतना आसान काम नहीं है। टफ टाइम दे सकती है। टफ टाइम नहीं देगी, वो विनर है अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो जाए, जो मुझे लगता है नहीं होगा कभी भी। इलेक्शन की शफाफियत पर हमेशा सवाल ही रहेगा मुझे लगता है। अच्छा इसार साहब, ये बताइएगा कि IPP कहाँ है इस तमाम सिनेरियो में? क्या उनको लगता है कि उनको भी आने वाले इलेक्शन में कोई खास आशीर्वाद की उम्मीद है? ये IPP कौन है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ये कौन है? ये भी एक पार्टी है। अच्छा, एक पार्टी है ये? बिल्कुल।
अच्छा, जो ये कहते हैं इस तरह से दो पार्टीज को क्यों डिस्कस करें, बाकी भी तो है ना इतने सारे लोग। नहीं देखे ना लतीफा कि ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान में अपने में है 20 से 15 कैंडिडेट खड़े किए, 50 खड़े, वो कहते हैं हम हुकूमत बना के 300 यूनिट देंगे। भाई कहां से दोगे? तुम्हारे तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में नहीं खड़े, नून लीग के कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में नहीं खड़े, और कहते हैं हम हुकूमत स्वीप करेंगे और फिर हम बनाए। और तुम्हें तो पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट तक नहीं दिए। ऐसे ही है। पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया। आईपीपी के 30-40 वही जो वडेरे हैं वो हैं। एक पार्टी है जिसने पूरे पाकिस्तान में कैंडिडेट दिए हैं, एक हल्के पे 3-3, 4-4 लोग दिए, वो पीटीआई है। उसको आपने निकाल के बाहर कर दिया। अब मुझे हंसी आती है कि 300 यूनिट देंगे। अलीम खान साहब का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त आदमी है और मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। शादरे में उनकी वजह से इस वक्त गुर्बत दूर हो चुकी है, बेरोज़गारों की उनके घर रिस्क पहुँच रहा है और लहरा बहरा हुई है वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे आसिफ हाशमी ने, पीपल्स पार्टी वाले ने जितना काम किया आप सोच ही नहीं सकते। उन्होंने वो जो टोल टैक्स था वो खत्म करवाया, फिर रोड्स बनवाए, वहाँ हॉस्पिटल्स बनवाए, नौकरियां दी। मैं आसिफ हाशमी को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है ना। तो ही इज मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। लेकिन पाकिस्तान में डिजर्विंग कैंडिडेट्स का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे तो साड़ी गाल हो गई है और यहाँ पे जो ताकत रखता है या जो पैसा रखता है, जो दौलत बहा दे। अच्छा है शादरा के दुख दर्द दूर हो रहे, गुर्बत दूर हो रही है, वहां पे बेतहाशा पैसा जो है वो जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। हाँ, और अलीम खान साहब का शुक्रिया कि लोगों की गुर्बत दूर कर रहे हैं वहाँ इलेक्शन के नाम पर। जिस तरह पीपल्स पार्टी लाहौर में बिलावल भुट्टो के हल्के के अंदर गरीबों को रोज जाके अब माली मदद दे रही है और इलेक्शन कमीशन हमारा की बात हो रही है। सार साहब, आईपीपी के रहनुमा महमूद मौलवी ने ज्वाइन किया है। मोहन साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहन साहब, मैं आईपीपी के हवाले से बात कर रहा था कि आप के जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि हम कामयाब हो गए, हुकूमत बनाएंगे तो हम एक मैनिफेस्टो देते हैं 300 यूनिट बिजली करेंगे ये। लेकिन आपने तो पाकिस्तान में कैंडिडेट ही 30-35 किए, तो आप कैसे हुकूमत बना लेंगे सर? देखिए, वो हुकूमत जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और आजाद कैंडिडेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और जिसके साथ आजाद कैंडिडेट जाएंगे तो वो हुकूमत बना लेंगे। इसमें कौन सी दो राय है? ठीक है ना। अगर 100 आजाद कैंडिडेट आपके पास, देखिए जिसके हुकूमत जो है कोई गन पॉइंट पर तो नहीं बनेगी ना। जिसके साथ जो इलेक्ट्रोल जो है, जो जीते हुए कैंडिडेट खड़े होंगे वो हुकूमत बनाएगी। ठीक है, ये महमूद साहब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक पैडल है जिसमें साइकिल लगवानी है, तो मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे होंगे ये इखलाकी बुनियाद पे होंगे कि जी चूंकि आप पाकिस्तान के सही रहनुमा हैं और पाकिस्तान के मसाइल का हल आपके पास है इसलिए हम आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं, या माजी की तरह पैसा चलेगा, दौलत चलेगी, जमीर खरीदे जाएंगे? एक बात मैं बताऊँ, देखें ये तो हमारे लिए बड़ा आसान है कहना कि जी जमीन खरीदे जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। देखें नेगेटिव मार्केटिंग तो देखें आज इमरान खान भी कर रहे हैं ना, अमेरिका में बैठ के मुल्क को तबाह करने की बात कर रहे हैं कि जी अदालतों के ऊपर जो है इशू उठा रहे हैं, वो इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं। तो ये तो हम बात करेंगे तो हम मुल्क की तबाही करेंगे ना। तो इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं है? आप समझते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक प्रोसेस जा रहा है, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है और मुकम्मल आजादी है, आप इसे नॉन कंट्रोवर्शियल करार दे रहे हैं? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सी चीजें जो है अगर कंट्रोवर्शियल देखें, ये कहना आजाद अगर वो इलेक्शन लड़ने देखें चीफ जस्टिस नहीं, मेरी पहले इस बात का जवाब दीजिए महमूद साहब कि क्या आप समझ रहे हैं कि इंतखाबात बिल्कुल शफाफ हो रहे हैं, तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है? जी मैं तो यही समझ रहा हूं, बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जो बाकी जमातें गिला शिकवा कर रही हैं वो ऐसी झूठ बोल रही हैं। अच्छा, ये भी आप सही समझ रहे हैं कि पीटीआई को भी वाकई खेलने का मुकम्मल मैदान मिला हुआ है? नहीं, देखिए मैं आपको अगर पीटीआई खुद गलती करेगी और अपने इलेक्शन उन्होंने नहीं कराए, अगर पेपर वर्क नहीं कराया, देखे मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी पेपर वर्क उनको अगर करना नहीं आता है, अगर मुझे अपना फॉर्म भरना नहीं आता है ना, तो मैं आपको बताऊं तो आरओ मुझे रिजेक्ट कर देगा। इसमें आरओ का कसूर नहीं है, मुझे फॉर्म भरना नहीं आता है। अगर देखिए मैं इनकम टैक्स देता हूं लेकिन मैं कोई चीज कंसीलमेंट करूंगा तो वो मेरे को उड़ा देगा। तो ये ना सोच, देखिए ना अगर कानून पे जाए, देखिए अगर आप पॉलिटिकल लीनियंसी मांग रहे हैं वो अलग बात है,
और ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर। मगर अगर आप कानूनी बात कर रहे हैं कि अगर आप बिजली का बिल एक दिन भी डिले भरते हैं तो आपको उसके साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ते हैं। मगर अगर आप बोलेंगे कि वो मेरे को हमने देखा नहीं, बिजली का बिल आ चुका था, वो डिफरेंट इशू है। ठीक है महमूद मलिक साहब, अब मैं ये बताइए, आप एक अरसा पीटीआई में रहे और तो तब आपने इन जानिब तवज्जो क्यों नहीं दिलाई कि आप तो बड़ा लायल उनके साथी थे? आपको इसकी वजह बता दूं, एक चीज मैं बड़े वाजे बता दूं, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है ना, डेमोक्रेसी नहीं है और डिक्टेटरशिप है। ये मैं वाजे तौर पे बता रहा हूँ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पीटीआई, ठीक है। मगर हर पार्टी ने अपनी फॉर्मेलिटी देके कानूनी कार्रवाइयां तैयार करके रखते हैं, ठीक है ना। जो बोलते हैं ना, जिसको मैं कहूँ डमी भी अगर आप कहें, आपको एक इलेक्शन कराना होता है, वो ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए मोहन साहब, मैं तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ आपने तब एहतजाज क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हमने तो कई दफा कहा, मगर कोई बोलने को देता कौन है? असेंबली में कोई नहीं बोल सकता। आप मेरे साथ बैठे पीटीआई के जो लोग इस वक्त पीटीआई में, उनसे पूछे असेंबली में कोई 85% लोगों ने कहा कि हमें जो है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हम उठा के कहें अगर 85% ने नहीं कहा। महमूद साहब, पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों से आपने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, तो उन्होंने तो अपनी वफादारियां पहले से पीटीआई के साथ लगाई हुई हैं, कोई उम्मीद है आपको कि वो भी इधर उधर होंगे? एक मिनट आप करेक्ट कर ले अपना, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों से। तो ये आजाद उम्मीदवार क्या बीजेपी के होंगे या कांग्रेस के होंगे सर? ये आजाद उम्मीदवार कौन है? देखें, आजाद उम्मीदवार जो भी खड़ा है, बहुत सारे आजाद उम्मीदवार खड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों का आप डबल स्टैंडर्ड देखें। महमूद मौलवी साहब पीटीआई के बड़े सुर्खेल रुकन असेंबली थे और हुआ करते थे वही। तो आज उन्हें बहुत कीड़े नजर आ रहे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है कि जो आजाद अरकान आपसे मिलेंगे जाके, वो किन इखलाकी ग्राउंड्स के ऊपर जाके मिलेंगे। उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है और वो उनके पास ये भी कोई जवाब नहीं है कि जिस जब पार्टी को वो सबसे बुरा समझ रहे हैं, वही पार्टी के जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्हें वो लेने के लिए तैयार है। इससे आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी सियासतदानों का डबल चेहरा किसे कहते हैं? डबल ही है या मुझे तो लगता है काफी चेहरे हैं। वो एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं, वो है ना, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। इसार साहब, बिसाइड्स इलेक्शन, आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमारी सियासत को बेहतर किया जाए ताकि जमहूरी निज़ाम बेहतर हो सके? जमहूरी निज़ाम बेहतर होगा तो मुल्क भी चलेगा। बात यह है, मुझे दुख ना इस बात पे है कि जो बात रेडी वाले को पता है, जो जूती गांठने वाले को पता है, किसान को पता है, ठेले पे काम करने वाले को पता है कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जो बात एक लेमैन को पता है कि ये निज़ाम, ये बदबूदार गटर वाला निज़ाम, ये ऐसे ही है जैसे दो फकीर गंदे कपड़े पहने हो और वो उसके कपड़े उतार के खुद पहन ले और वो दूसरा उसके कपड़े उतार के पहन ले और कहें जी हमने तब्दीली ले आई। तब्दीली नहीं आनी। ये जिस तरह हम एक जमात को इक़्तिदार में पहुंचा रहे हैं, इससे वो जमात शायद इक़्तिदार में पहुंच जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी मंजिल जो खो चुका है ये और धुंधले में चली जाएगी। ये मंजिल हमें इस तरह नहीं मिलेगी जब तक हम फेयर इलेक्शन नहीं कराते, जब तक हम पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। ये बड़ा आसान है ना, वोट को इज्जत दो और गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाके आप एस्टेब्लिशमेंट के घुटने पकड़ के को हमारी जान छुड़ा दो, ठीक है, और उसके बाद आप वोट को इज्जत दो पुराना हो गया, अब नया है कि पाकिस्तान को नवाज दो। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को बख्श दो यार, पाकिस्तान की जान छोड़ दो। तुम 42 साल से पाकिस्तान के साथ जुड़े हो और आज इंडिया और हम 1990 में एक ही तरह की सूरत हाल का शिकार थे। इंडिया डिफॉल्ट के करीब चला गया था। ये बात जुमला सुन लीजिएगा, नरसिम्हा राव आया, उसने रैशनल पॉलिसी बनाई, आज इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है और हम नीचे से तीसरे मुल्क हैं गुर्बत के। हमसे तो आगे अफगानिस्तान है, हमसे आगे तो जो हमारे हमसाए जितने मुल्क हैं वो हैं, जो कल तक हमारे तब मुंह देख रहे थे आज वो हमें आंखें निकालते, क्योंकि हम तबाह हो चुके हैं। और अफसोस की बात यह कि यह बात कोई समझने मानने के लिए तैयार नहीं है
कि हमें ये इससे निकलना होगा। 75 साल से हम एक ही ड्रामा खेले बस पार्टीज यही करती हैं, सार साहब के आती हैं इलेक्शन से पहले अपने अपने मंशूर देती हैं और कहते तो यही कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो पाकिस्तान की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को ही करना चाहिए। सार साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। इट्स हाई टाइम टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहते हैं। इलेक्शन स्पेशल से फिल वक्त इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।